स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को भारत के 6 भौगोलिक डिवीजन के बारे में, जिसमें से 3 का मैं वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं चौथा आप लोगों के सामने वर्णन करने जा रहा हूँ, द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट भारत के वेस्टर्न भाग में अरावली पर्वत के साइड में बगल में बसा हुआ है। ये डेजर्ट सिर्फ बालू ही बालू से भरा पड़ा है, नथिंग टू इट, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस डेजर्ट में थोड़ी सी वेजिटेशन और साथ साथ थोड़े बहुत लेक्स भी मिल जाते हैं, पानी की थोड़ी सी मात्रा मिल जाती है। ये डेजर्ट बहुत ही गर्म होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में हल्की नमी वाली हवा बहती है, ठंडी हो जाती है। यहाँ पे बारिश नामात्र की होती है, कभी कभी साल में एक बार कहीं भुला भुटका 150 mm की बारिश हो जाती है। रेनी सीजन में कहीं जब बारिश होती है तो रेनी सीजन में कहीं पानी जो बालू के रेत में जमा हो जाते हैं वो स्टीम का रूप ले लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही वो सूख जाते हैं। सिर्फ डेजर्ट में एक ही एक नदी है जो लूनी नदी इस एरिया से होके बहती है, उसके इंपीरियल ऑफ डेजर्ट पड़ते हैं, यानी कि विलुप्त नदी, डेजर्ट की विलुप्त नदी। कहीं कहीं डेजर्ट में आपको बरखान एक अर्धचंद्राकार इस तरह होता है, अर्धचंद्राकार बरखान मिल जाते हैं, कहीं कहीं बालू के टीले भी मिल जाते हैं। अगर आप डेजर्ट से रूबरू होना चाहते हैं, डेजर्ट से कुछ नजदीकी होना चाहते हैं, तो आपको राजस्थान के जैसलमेर, गुजरात के कच्छ रण में जाना पड़ेगा। वहां पे हमारे देश का डेजर्ट का विस्तार है। हमारे देश का डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। यही डेजर्ट कुछ पाकिस्तान में भी चला गया है और यही डेजर्ट हमारे देश के गुजरात और राजस्थान तक ही फैला हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन रहन सहन बहुत ही कष्टमय होता है। सबसे बड़ी पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वनस्पति बहुत कम मिलती है, वनस्पति मिलती है तो सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, बबूल का पेड़ हो गया, आपके नागफनी कैक्टस हो गए, ये सब चीज़ें मिलती है। यानी सब कुछ मिला जुला के वेजिटेशन ना होते हुए भी लोग वहाँ बसे हुए हैं। कुछ वेजिटेशन है, कुछ लोगों का अपना जीवन यापन चलता है। इसलिए सरकार ने सतलज नदी से एक नहर निकाली है ताकि डेजर्ट के लोगों का जीवन थोड़ा पानी से भरा पड़ा रहे, और वो नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। वो डेजर्ट के लोगों को सिंचती है, कुछ खेती गृहस्थी भी होती है, उसी नहर से अपना वो सिंचाई भी कर लेते हैं और जीवन यापन भी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये 5वां नंबर है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है समुद्री किनारा। समुद्री किनारा के बगल में चौड़ी पट्टी होती है जो थोड़ी बहुत बालू जैसी ही होती है। वो अरबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक जो है ना, दक्षिण से वो पश्चिम से लेके पूरब तक वो जो है एक पट्टी, चौड़ी पट्टी है, नैरो है, वो पूरे पश्चिम से लेके पूरब तक गया हुआ है। ये कहीं कहीं नैरो बहुत पतले भी प्लेन मैदान है, कहीं जो है ना चौड़े भी है। इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे नॉर्दर्न पार्ट का जो कोस्टल प्लेन है उसको कोकण बोला जाता है, मुंबई से पूना जाता है, मुंबई से गोवा तक वो निकला हुआ है उसको। और साउदर्न प्लेट में जो है कांकन प्लेन है, उसको हम लोग बोलते हैं मलाबार कोस्ट। ये मलाबार केरला में आता है, वो केरला तक गया हुआ है। बंगाल की खाड़ी के पैरेलल में, बंगाली खाड़ी के लेवल में जो पार्ट गया है, जो एरिया गया है, नॉर्दर्न पार्ट गया है, उसको हम लोग जो है ना नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। वहीं पार्ट जब साउदर्न पार्ट में चला जाता है तो उसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इन्हीं कोरोमंडल कोस्टों से जो ना हम दक्षिणी भारत की बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब निकली भरी पड़ी है। इन्हीं नदियों से ये जो एरिया जो है थोड़ा हरा भरा भी दिखता है। और इसी एरिया में एक इंडिया का सबसे बड़ा साल्ट लेक की झील है, जिसको हम लोग चिल्का लेक बोलते हैं। ये उड़ीसा में पाया जाता है। अब हम चलते हैं आइलैंड। आइलैंड उसको बोलते हैं चारों तरफ से पानी, समुद्र के बीच में चारों तरफ से पानी और
छोटा सा एरिया टापू जो निकला रहता है, जिसपे कुछ हैबिटेशन होते हैं, कुछ लोग आवास भी अपना बनाते हैं, रहन सहन सब चीज वहाँ पे यापन करते हैं, साथ साथ कुछ नेचुरल वेजिटेशन मिल जाती है। उस एरिया को जो हम लोग आपको आइलैंड बोलते हैं। हमारे देश में जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप के आइलैंड मिल जाते हैं, लेकिन हमारे देश में 2 आइलैंड ग्रुप मिले जाते हैं जो मलबार कोस्ट केरला में, वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ना कोरल आइलैंड है, समुद्र से कोरल सितुआ कुंगे जो होते हैं उससे बने होते हैं। इसका पुराना नाम जो है ना मिनको एमेटिव था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा हुआ है। ये मात्र बहुत छोटा है, 32 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी राजधानी करवती है। ये आइलैंड में जो है जाएंगे तो बहुत सारे विभिन्नता वाले फ्लोरा और फौना मिल जाते हैं। और यहाँ का प्यूटी आइलैंड जो है वो अनहैबिटेड है, वहाँ आवास नहीं है, वहाँ एक बर्ड सेंचुरी भी है। अब हम लोग बंगाल की बात करते हैं, मध्य बंगाल की बात करते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड है। इंडिया में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज में आता है। सारे आइलैंडों में इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक अंडमान नॉर्थ में और दूसरा निकोबार साउथ में। ये विश्वास किया जाता है कि यहाँ पे सबमरीन माउंटेन भी हुआ करते थे। इस विश्वास से कल्पना किया जाता है कि यहाँ पे सबमरीन माउंटेन में समुद्र के अंदर भी पहाड़ हुआ करते थे। ये आइलैंड में बहुत सारा ये आइलैंड बहुत हमारे देश के लिए बहुत मुख्य है। यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना भी मिल जाते हैं। और ये आइलैंड जो है ना इक्वेटर से काफी नजदीक होने के कारण यहाँ पे इक्वाटोरियल क्लाइमेट भी है और यहाँ बड़े घने घने जंगल भी हैं। अब हमने देखा इसी आइलैंड मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड में एक हमारे देश का एक्टिव वोल्कानो मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरन आइलैंड। अब हमने देखा कि हमारे देश का फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का डिवीजन होने के बावजूद भी उसका अलग अलग अपना अपना महत्व है। वहीं हमारे देश की विशेषता भी बनाता है, हमारे देश की समृद्धता भी बनाता है। और हमारा कंट्री इन्हीं रिसोर्सेज के कारण आज बहुत धनी बनी पड़ा हुआ है। इसी माउंटेन से हमने देखा कि वाटर भी मिलते हैं, फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसी प्लेन मैदान से हमें अनाजें मिलती है। इसी प्लेन मैदान से बड़े बड़े सिटी बसे हुए हैं। उसी प्लेटू में हमने देखा कि बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग भी बसे हुए हैं। कहना है कि देख इसी अब आइलैंड की हम बात करते हैं। इसी आइलैंड पे जो है ना मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं, मछली पालन केंद्र भी करते हैं, मछली भी मारते हैं और विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश के जितने भी 6 डिवीजन हैं वो हमारे देश की समृद्धता एकता को बांधने में मदद करता है और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के रोजगार भी पैदा करते हैं। सब डिवीजन का अपना अलग महत्व है। इस तरह का डिवीजन और देशों में नहीं मिलता है, इसीलिए कहा जाता है हमारे देश में अनेकता में एकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब माय स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट, अब इसको आप गहन अध्ययन करेंगे, खुद वर्क करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आंसर क्वेश्चन में लिखने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।